दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बी4 न्यूज जुड़ी है दोस्तों आज हरियाणा प्रदेश का बजट से, क्योंकि आज बीजेपी जेजेपी सरकार के द्वारा अपने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया है, जो कि इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट भी है। यह बजट 2023-2024 के लिए पारित किया गया है। बीजेपी सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। अंत्योदय उत्थान का नाम लेकर के, अंत्योदय उत्थान का दावा कर करके यह बजट 1,83,950 करोड़ रुपए का जो है वो पेश किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र लाठर जी। इनसे कोशिश करेंगे कि ये अपने इस आज पेश किए गए बजट को किस एंगल से देखते हैं। जी स्वागत है भूपी भाई आपका हमारे चैनल में। नमस्कार साथियों जी। आप सभी साथियों को नीलकंठ परिवार और भूपेंद्र लाठर और गरोंडा विधानसभा की तरफ से सभी का दिन शुभ हो। सभी को राम राम नमस्कार। जी भूपेंद्र भाई, आज प्रदेश का बजट आया 2023-24 के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? बिन आत्मा के शरीर। अब बिन आत्मा के शरीर क्या होता है, वो आज का बजट उसका बिल्कुल साफ स्पष्ट उदाहरण है कि बिन आत्मा के शरीर को हम क्या कहेंगे। ऐसा आज हरियाणा प्रदेश के साथ एक मजाक वाला एक बजट आया है, जिसमें किसी किस्म का ना कोई जीव है, ना कोई उमंग है, ना युवाओं के लिए कोई अवसर है, ना किसान के लिए, ना किसी हमारी महिला सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, ना किसी आम जन के लिए कहीं किस्म का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो इस बजट को सिर्फ यही कहूंगा, बिन आत्मा के शरीर। मेरी सरकार में बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग 5100 की पेंशन का वादा लेकर के आए थे, आपने मात्र 250 रुपये बढ़ा के शायद पीछे वाली जीरो लगाना भूल गए। 2500 से 2750 किया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 2500 से 5000 करना था, 100 रुपये तो हमारे बुजुर्ग आपके लिए छोड़ देते। अब ये बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है, कहाँ तो 5100 होना। तो अभी आपने बताया कि ये शायद इस सरकार का अंतिम चरण है जी, अंतिम पूर्ण बजट ये है। जिस हिसाब से सरकार का भट्ठा बैठ चुका है, ये इस हरियाणा प्रदेश को डुबोने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महिला उत्पीड़न में हरियाणा नंबर 1। हमारे देश का युवा गांवों को छोड़कर शहरों से अपने देश को छोड़ करके जा रहा है, उसमें हरियाणा नंबर 1। हर लिहाज से जनता त्रस्त है। एक बार बात कर लेते हैं कि भट्ठा जो है सरकार का बैठ चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% की वृद्धि करके जो है बजट पेश किया गया है। भट्ठा अगर बैठा होता तो बढ़ोतरी कैसे होती? मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। उन्होंने 11.6% की बढ़ोतरी तो बताई, कृपया करके उनसे आप ये भी पूछे हरियाणा के ऊपर टैक्स का बोझ कितना पड़ा है, कितना कर्जा आप लोगों ने ज्यादा लिया है, कितने कर्ज के नीचे आप हरियाणा प्रदेश को दबा रहे हैं। आज जैसे ही देश में या प्रदेश में कोई हरियाणा में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर कितना कर्ज इस हरियाणा सरकार की ऐसी पॉलिसियों ने, जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का नुकसान किया है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं किया है। क्या उसके ऊपर भी चर्चा की है? आपने कितना कर्जा इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर बढ़ाया, और उस कर्जा बढ़ाने में आप देखिए, क्या आपने महंगाई घटाई है, क्या आपने कोई ईएमआई की दर घटाई है, क्या आपने कोई ऐसी चीजें जो एक आम आदमी को राहत दे, कोई ऐसा काम किया है? मतलब हमने टैक्स नहीं लगाया, अरे ईएमआई बढ़ा दी और क्या लगाओगे? आपने किसान को एमएसपी नहीं दी, आश्वासन दिया है। इन आश्वासनों को आप फिर दोबारा चुनावी जुमला बता करके और सरेआम संसद में और मीडिया के सामने आप चुनावी जुमला बता के कितना बेखौफ होके, कितना बेफिक्र होके आप जनता का मजाक उड़ाते हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन समय आएगा, जनता अपने इस गलती का जो उनसे पिछले 8 सालों में 2-3 चुनाव में हुई है, उसका खमियाजा जनता बटन दबा करके आप ही लोगों से भुगतने वाली है। इसको ध्यान रखना कि जनता ने बहुत भुगत लिया। अब आपकी जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगा युवाओं का यदि हम जिक्र करें तो 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है देने की बात की गई है, 65,000 नौकरियों की देने की बात की गई है। और दूसरा जो है एक युवाओं के लिए स्टार्टअप यानी उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एक कैपिटल फंड का जो प्रावधान है इस बजट के अंदर किया गया है। तो आप मैं विजेंद्र जी आपको वही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, ऐसे आश्वासन दिए गए हैं, अगर इनके आश्वासनों में पिछले 8 साल में कहीं कुछ
दम होता, कहीं कुछ इनके प्रति जनता का विश्वास होता, तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 13,77,000 लोग, कौन सरकारी आंकड़े, देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आज आप हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाएं, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, आप तो भली भांति परिचित हैं, और मैं अकेले विधानसभा क्षेत्र करनाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हरियाणा में गांवों में 18 से 25 साल ही नहीं, उसके ऊपर के व्यक्ति और युवा भी अपना सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी तक बेच करके विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे वो 1 नंबर में जाएं, 1 नंबर मेरा मतलब है कि एजुकेशन बेस पे जाएं या किसी व्यापारिक बेस पे जाएं, और अगर कोई उस तरीकों से नहीं जा पा रहा तो वो लोग किसी ना किसी वो डोंकी वोंकी जो आजकल इनका चलता है उसके थ्रू देश को छोड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान सबसे युवा देश है, हमारा 65% युवा है। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से युवा की और देश की बेकदरी की है, आज वही उदासीनता के कारण आज पूरा युवा भी और बच्चे अपने परिवारों के साथ इस देश से पलायन कर रहे हैं। जब हम अपने भूखंड से ही पलायन कर जाएंगे तो कैसे हमारी संस्कृति बचेगी। आप लोगों को सिर्फ गौ माता के नाम पर राजनीति करना आता है, देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटना आता है, और इस चीज से आप लोगों ने आपसी सौहार्द और सामाजिक ताना बाना सारा निस्ता नाबूद कर दिया है। हर प्रदेश में आप अलग अलग मुद्दों पे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसे भी दंगे करा सकते हैं। आज उन्होंने एक लोकतंत्र का गला घोटने का एक सबसे नंगा नाच देखिए। आज हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आदरणीय पवन खेड़ा जी को, उनको एयरपोर्ट पे दिल्ली पुलिस अरेस्ट करने पहुंचेगी, असम पुलिस का वारंट है, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई पत्र था, सिर्फ क्या कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनका अधिवेशन से रोकने के लिए, कांग्रेस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, किसी भी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, चाहे कोई रीजनल पार्टी है, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी इन्होंने एक खेल खेला है, बिहार में खेल खेला है, ऐसे हमारे हरियाणा में भी खेल खेला है, ऐसे हर प्रदेश में लगभग ये तानाशाही रवैये से पूरे देश में अपना एक छतर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय आने पर पब्लिक इनको इस पर जरूर जवाब देगी। जी, आपने जिक्र किया है कि युवा जो है या तो 1 नंबर से उसका मौका लगता है, 1 नंबर से जा रहा है, नहीं तो वो डोंकी जो उसको 2 नंबर बोलते हैं उससे भी बाहर जाने के लिए वो तैयार बैठा है। तैयार बैठेंगे, तैयार जा रहे हैं, उसी को तो रोकने के लिए इतना ये कुछ नहीं करने वाले। आज तक हुआ है जी, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, वरना भारत सरकार के पास इनका तो एक सिस्टम है जी। आज हमारी कंट्री के हर कंट्री में लगभग एम्बेसी हैं, और ऐसी सभी देशों की हमारी कंट्री में एम्बेसी हैं। हर देश से अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, देखिए ये राजनीति से परे की बात में एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हर कंट्री में, सपोज मैं मानता हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में हैं, मेरे साथी कोई कनाडा एम्बेसी में है, कोई इंग्लैंड एम्बेसी में है, कोई नाइजीरिया में है, कोई जिम्बाब्वे में है, कोई गल्फ कंट्रीज में है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में है, उनसे अगर रिक्वायरमेंट आए, भारत सरकार ने उनके लाइसेंस दिए हुए हैं कि मुझे इतने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे इतने सैनिटरी वेयर्स के चाहिए, मुझे इतने IT इंजीनियर चाहिए, मुझे इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मुझे इतने सिविल इंजीनियर चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर आप कोई एक ऐसा मापदंड बनाएं जिसके ऊपर खास तौर पे मेरी विनम्र प्रार्थना है भारत सरकार से कि उसके ऊपर विशेष तौर पे काम करें कि जहां से जो रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से कौशल योजनाओं को जो आप एक नाम दे रहे हैं, जो झूठा वादा कर रहे हैं, उनको धरातल पे समझिए, उस तरह के कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए, वो स्किल डेवलपमेंट कीजिए कि अगर कहीं से IT के बच्चों की डिमांड आई है तो आप उस कंट्री को भारत सरकार के थ्रू भेजिए, उनकी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए और अगले देश को भी पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। इनका जहर विदेशों में इतना फैल चुका है कि वो जहर वहां भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे दूसरे जाने वाले बच्चे उनके वीजा लगने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपने देश और संस्कृति का नाम बढ़ाएं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ाएं, लेकिन यहां तो एक माहौल बन चुका है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की लड़ाई। विदेश में हमारा जो युवा जा रहा है, देश के प्रति वो इनका बिल्कुल उदासीनता आ चुकी है। तो ऐसे हालात में प्रदेश और देश दोनों ही गर्त में जा रहे हैं। इनको पर निश्चित तौर से कुछ ठीक व्यवस्था बनाइए। ये सब के सब दोबारा फिर चुनावी ढकोसले होंगे, फिर दोबारा चुनावी ऐसी लॉलीपॉप्स होंगे कि इसमें कुछ नहीं बचने वाला। पूरा देश और प्रदेश इनको देख रहा है कि इन हालातों से सुधरने के लिए हमें कुछ ना कुछ मजबूत ऐसे कोई तंत्र बनाने पड़ेंगे जिसमें कि देश के युवा और सभी का भला हो। जी, आपने जिक्र किया कि बीजेपी जो है गांव के नाम पर राजनीति करती है।
लेकिन अब की बार गौ सेवा आयोग का जो बजट है वो 40 करोड़ से बढ़ा करके 400 करोड़ किया गया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन हर बात पे मुझे बड़ी हंसी आती है। गौ माता के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं जी। अभी पिछले दिनों बड़ी एक पीड़ा देने वाली एक खबर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल से आई। 45 गायों को जहर दे करके मार दिया गया जी। क्या ये बजट है जी, या ये सच्चाई है? मैं अभी पिछले दिनों में एक न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी का फतेहाबाद में कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारे एक बुजुर्ग साथी थे, उन्होंने तो स्पेशल कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय आप गाय पे तो राजनीति करते लेके चीते आते हो, वो तो बेचारी दूध भी देती है जी, और यहाँ गायों को जहर दिया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म और जाति पे बांट कर सिर्फ सत्ता में बने रहने का खेल है, वरना इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यही ढुलमुल रवैया तो है सरकार का, जो पब्लिक परेशान है। 2019 से 21 यानी आज से आप 4 साल पहले और 2 साल पहले तक का बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब एक किसान व्यक्ति बेचारा अपने बिजली के कनेक्शन के लिए पिछले 3 साल से 4 साल से वेटिंग में है और उसका आज आश्वासन दिया गया है, किसान कहां जाए? मतलब 4 साल की वेटिंग के बाद आप कहते हो कि आश्वासन है जी 4 साल पुराना जो आपने कनेक्शन अप्लाई किया था वो हम आपको दे देंगे। इसका मतलब आज 2023 में जो कनेक्शन है वो 2028 में मिलेगा। छोड़ दो ना सारा कुछ, सब कुछ दे दो ठेके पे, सारे डिपार्टमेंट बेच दो, प्राइवेटाइजेशन तो आप कर ही रहे हो। 4 साल की वेटिंग को जो 2019 में आपको कनेक्शन जो किसान को चाहिए थे उनको आज आप 2023 में उपलब्धि के तौर पे बजट पे डाल रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा था कि ये बजट बिना आत्मा के शरीर है। भूपेंद्र जी, इस बजट की यदि हम बात करें, महिला के लिए 730 महिला संस्कृति केंद्र खोलने का जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? विजेंद्र जी, अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं जी, हरियाणा प्रदेश में 27% महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं जी। क्या वो भी कांग्रेस के राज में बढ़े हैं या कांग्रेस ने बनाई है एनसीआरबी की रिपोर्ट? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है। वो रिपोर्ट्स किसने बनाई है? वो रिपोर्ट तो सरकार की रिपोर्ट है। जब वहां ये पूरी तरह से फेल हैं, ये हर लिहाज से, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण है, चाहे किसान है, हर लिहाज से पूरे फेल है। झूठे आंकड़े, झूठे ढकोसले। एनसीआरबी के आंकड़ों को देख के कम से कम इससे शर्मा जाएं तो शायद इनको कुछ समझ आए, इनकी आंखें खुलें कि महिला आज हरियाणा और देश की बहन बेटी का क्या हालात इस प्रदेश में और देश में हो चुके हैं। ये निश्चित तौर पर निंदनीय और बड़े विचारणीय है कि आज देश की बहू बेटी भी सेफ नहीं।